ये हमें मानना पड़ेगा कि ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन द्वारा मिला, हमारे नेताओं ने, बहुजन नेताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जो जागरूकता एसटी या एससी समुदाय में है वो ओबीसी समुदाय में नहीं है, और उसके दम पे आज राइट विंग सत्ता पे काबिज है, उनको भ्रमित करके। पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया गया वो ओबीसी के पूरे आरक्षण को खा गया। हमें आज यहाँ पर आना पड़ गया कि हमें मंदिर के सवाल पर जो है कि हम मंदिर में भागीदारी मांगेंगे। ये सही बात है, इसमें कोई गैरवाजिब बात नहीं कि हम मंदिर में भागीदारी मांगेंगे, क्योंकि वो रैशनल है। लेकिन क्या हम कोई एक रिप्लेसमेंट दे पा रहे हैं, कोई ऐसी संस्कृति दे पा रहे हैं जो बदले चीजों को? प्रॉब्लम्स को बिना हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को समझे नहीं एड्रेस कर पाएंगे। वो वही प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपने समाज में आजकल देख रहे हैं। उस कंट्रडिक्शन को, जो जिसको मैं पैराडॉक्स बोल रहा हूं आजकल, पैराडॉक्स कुछ इस तरीके से, एक तरफ मेजॉरिटिज्म, दूसरी तरफ वो मेजॉरिटिज्म का भी अलग तरीके का नेचर है। उस मेजॉरिटिज्म में हमारे वो लोग भी है जो शोषित है, बड़े तरीके से उसमें उनको इंटर किया गया है, लेकिन मेजॉरिटिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो हाईली ब्राह्मणिकल प्रॉब्लम वहां से है। हमको मेजॉरिटिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को एड्रेस करना है, इजंट इट? पॉपुलिज्म एक चैलेंज है, जो अभी चर्चा कुछ लोग कह रहे थे कि राइट विंग्स इमरजेंस है और एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। ये पूरा नैरेटिव पॉपुलिज्म का या मेजॉरिटिज्म का हमारे एकेडमिक्स में भी दिख रहा है। एकेडमिक्स में आज अगर कोई दलित बहुजन इश्यूज पर रिसर्च कर रहा है तो आप उसको शायद जगह मिल पाएगी। कई सारे रिसर्च आजकल मैं देखा तो जो सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, वो ये डिस्कस करने के लिए बड़ी तेजी से आतुर है कि भारतीय संस्कृति में हवाई जहाज कैसे था, ट्रांसप्लांट कैसे कर लेते थे, और ये मोबाइल फोन कैसे होता था। इस पे दुनिया भर के रिसर्च हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या स्ट्रक्चरल जो एकेडमिक जगत की है, पेट्रियार्कियल की। हमारे यहाँ BHU एक यूनिवर्सिटी है जहाँ रिसर्च होता है कि अच्छी बहू कैसे बनाएं, और उस पर एक कोर्स चल रहा है पूरा। ये आप एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को स्पेशली तर्क से परे रख के पॉपुलिज्म, वही पॉपुलिज्म सामान्य अर्थ में अगर कहें तो हम आपसे वादा करें कि हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस मैं हूं, आप बिलीव करिए, बहुत सामान्य सी परिभाषा है, और आप किसी चीज को मत देखिए, और खुद लोग लुभावन दे दे आपको। आजकल उसको रेवड़ी कल्चर भी कह रहे हैं, अलग अलग तरीके का कल्चर है। तो जहां अब बड़े लेमन तरीके से कहे तो गाय गोबर और पुराणों में सारे नॉलेज का सोर्स ढूंढना, क्या ये तर्कपन है या पागलपन है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके का पागलपन है। ऐसे अकादमिक माहौल में हमारे सामने दो चैलेंज है, हम जैसे दलित बहुजन इंटेलेक्चुअल्स के साथ। एक तो हम उस डिस्कोर्स को बदले कैसे और अपने डिस्कोर्स को कैसे ले आ पाए। हमारे इशू पर रिसर्च करने के लिए कौन तैयार है? उस PhD या रिसर्च के एडमिशन का एक प्रोसेस होता है। हम DRC में पास ही नहीं होने देंगे हमारे सब्जेक्ट अगर जैसा होगा तो। दूसरा कि जो हमारे लोग हैं और जो नहीं पहुंच पाए, जो रिप्रेजेंटेशन के सवाल से जुड़ता है कि उनको पहुंचाएं कैसे, और जो हैं उनको वास्तव में अपना ही रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। जैसे मैं कह रहा था कि आजकल मेजॉरिटिज्म का चैलेंज है, तो मेजॉरिटिज्म अगर बारीकी से, मैं पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि बिना थियरी के मुझसे बातचीत नहीं हो पाती है, हो सकता है कमजोरी भी हो। जब मैं मेजॉरिटिज्म कह रहा था ना, तो उस मेजॉरिटिज्म में ध्यान से देखिए तो मैं एक लोग दावा किए, इसी राइट विंग की बीजेपी की पार्टी ने यह दावा किया कि हमने तो सबसे ज्यादा दलित विधायक दिए हैं यूपी में, और हमने तो सबसे ज्यादा सांसद दिए हैं। ये जो मेजॉरिटिज्म का कंस्ट्रक्शन है ना, वो आप ही हमसे हो के आ रहा है। लेकिन क्या वो जो मेजॉरिटी दलित लीडर हमारे हैं, वो तो ये दावा करेंगे हम प्रेसिडेंट भी बनाएं,
ट्राइबल्स भी बनाए और दलित भी बनाए। वो जो मेजॉरिटी कंसाइल हो रही है हम ही लोग से मिलके, जो मार्जिनल है उनसे ही मिलकर के, क्या वो असल में रिप्रेजेंटेटिव है आपका? वो असल में डेमोक्रेटिक है? और अकादमिक जगत में जो लोग हैं, हम जैसे, हमको भी अब रिट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि है क्या हमारे, हम हैं क्या उस तरीके का डेमोक्रेटिक जो हम स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस देते हैं अपने आइडियाज को, जो हम छूट रहा है पीछे उनको ले आने का, और जो हमारे लोग छूटे हैं उनको ले आने का। मुझे लगता है कि दो नजरिया है इस सवाल को एड्रेस करने का। एक नजरिया है कि हम जैसे एक पिछलग्गू नेता पैदा किए हैं वैसे पिछलग्गू एकेडमिशियन भी पैदा कर लें, सिस्टम में बने रहे। दूसरा कि हम बारीकी से, चूंकि हम शहीद भी नहीं हो सकते, ये बहुत ट्रेजेडी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी शुभम थे और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि साहब हम क्रांति के चक्कर में शहीद भी तो होना मुश्किल है क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं। ये बड़े बारीकी से मुलायम भाई, सावधानी से इस बात को एड्रेस करना होगा कि शहीद हुए बिना, शहीद होने का सामान्य सा मतलब है कि आप जिस पोजीशन में हैं अभी, मुट्ठी भर लोग, ऐसा ना हो कि निकाल के फेंक दिए जाएं। बिना शहीद हुए हम उस डिस्कोर्स को कैसे ले आएं और अपने लोग को जो पीछे छूटे हैं उनको कैसे ले आएं। मुझे लगता है जो मैं करता हूं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से, उसी को अगर मुट्ठी भर सब साथ में पकड़ के हम चलेंगे, शायद इस संगठन से और इस वाकया से मुझे लगता है मैं जो कॉन्फिडेंट में हूं, यही एक मजबूती मिलेगी कि मेरे जैसे 2-4-10 लोग और हमारे साथ मिलेंगे और 10 लोग जो अकेले काम कर रहे हैं वो एक साथ आएंगे, इसी आपके प्लेटफॉर्म के साथ आएंगे। अपने स्तर पर ही हम जो हमारा डिस्कोर्स है, इनर डिस्कोर्स है, दलित बहुजन डिस्कोर्स है, उसको हम एकेडमिया में धीरे धीरे ही सही लेकर के आए, मुट्ठी से मुट्ठी पकड़ के, हाथ से हाथ पकड़ करके। और हो सकता है बहुत लोग हैं जो खुल के नहीं करना चाहते, उनसे अंदर से ही सहयोग लें, और जो खुल के करना चाह रहे हैं उनके साथ खुल के साथ जुड़े। चैनल बनाने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं वाकई बधाई देता हूं ऐसे कार्यक्रम को और ऐसे कोशिश को, और उम्मीद करता हूं कि जब एक साथ कई लोग मिलेंगे अकेडमिक में ही, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में, तो हम न केवल उस डिस्कोर्स को मजबूत करेंगे साथ में बैठ के, और बल्कि जो पीछे छूट रहा है हमारी हिस्सेदारी का सवाल, उस पर भी हम बहस करेंगे। और आपके संगठनात्मक ढांचे में जैसे भी हो, लेकिन इन दो बातों का ख्याल हमको रखना है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके का संगठनात्मक ढांचा होगा और कैसे कौन कौन से लोग होंगे, कैसे आप लीड करेंगे। जो मेजर कंसर्न मेरे लिए है, जो होना चाहिए, वो ये कि डिस्कोर्स को चेंज करना। जैसे बार बार कह रहे थे कि सोशल जस्टिस नहीं बल्कि हकदारी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हम डिस्कोर्स को चेंज करेंगे, और डिस्कोर्स को चेंज करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब ये रास्ता मुझे लगता है इस संगठन के माध्यम से हम कई दफ़ा मिलेंगे, बैठेंगे और तय करेंगे। आगे की रास्ते थोड़े से चैलेंजिंग भी होंगी और थोड़ा मजेदार भी होगा। मैं एंथुसियास्टिक हूँ इसको देखने और इसके साथ काम करने को। थैंक यू। वो 12.5% आरक्षण देने में कुछ टेक्निकल खामियां ऐसी थी, क्योंकि मेरे समाज से और ओबीसी समाज से ही सबसे ज़्यादा सैनिक बनते हैं। तो वो जो सैनिकों को आरक्षण, पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया गया, वो ओबीसी के पूरे आरक्षण को खा गया। और आंकड़े ये बताते हैं कि 17 से लेकर के अभी 22 तक जितनी भर्तियां हुई, 2-4 ओबीसी के, सामान्य जो ओबीसी के लोग थे उनको नौकरियां मिली, बाकी लैप्स हो गई। उस विभागीय आदेश के खिलाफ आंदोलन पिछले समय में राजस्थान में चला है और वो अभी 4-5 दिन पहले ही सफल हुआ, वो विभागीय आदेश वापस हो गया। ये जो आंदोलन चला, इसमें पहली बार राजस्थान में ओबीसी को लेकर के आवाज उठी। लेकिन विडंबना यह है कि जिस ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें 1 या 2 जातियों को छोड़ करके बाकी जातियों के ना नेता आए ना लोग आए। ओबीसी का स्पेक्ट्रम बहुत लंबा है। जो हमारे चैलेंजेज है, जो संगठनात्मक या रणनीतिक रूप से हमें देखने की जरूरत है। मैंने ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि पहला तो ओबीसी जागरूक नहीं है। यह हमें मानना पड़ेगा कि ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन द्वारा मिला, हमारे नेताओं ने, बहुजन नेताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन
जो जागरूकता एसटी या एससी समुदाय में है वो ओबीसी समुदाय में नहीं है, और उसके दम पे आज राइट विंग सत्ता पे काबिज है, उनको भ्रमित करके। ये जागरूकता लाने में एक बहुत टेक्निकल सा हर्डल देखिए आप, क्रीमी लेयर लागू है ओबीसी में। अगर एसटी या एससी के मामलों पे कोई भी तरीके का हमला होता है तो वो पूरा समाज, उस समाज के मजबूत लोग भी उस लड़ाई में खड़े होते हैं, लेकिन ओबीसी के मामले में अगर कोई हमला होगा तो मजबूत जो लोग हैं वो तो क्रीमी लेयर से, ओबीसी से बाहर है। आपके पास ना संसाधन होंगे, ना आपके साथ मजबूत लोग खड़े होंगे। जब हम 52% आरक्षण की आज बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि क्रीमी लेयर हट जाएगा। इस बात को रणनीतिक रूप से समझने की जरूरत है, और उन लोगों को, जो सक्षम लोग हैं ओबीसी के, उनको इसमें शामिल करने की जरूरत है। दूसरा जो मसला है ओबीसी को पर्टिकुलरली अगर हम देखें, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की सीमा है, ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा आप देखिए, यानी कि जो 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच का ओबीसी है वो अनरिजर्व भी नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, और वो ओबीसी भी नहीं है। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे ही भीतर से। और एक रिपोर्ट में एड्रेस करिए, वरना जो ओबीसी का लंबा स्पेक्ट्रम है, जिस तरीके का बंटवारा है, और जिस समस्या की मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से ओबीसी की 1 या 2 जातियां ही लड़ रही है ओबीसी के लिए, तो वो उनके अपने कारण हैं। उन कारणों को खोजिए, वो कारण वाजिब है, हम अपने नजरिए से उन सवालों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल वाजिब है, सवालों के जवाब हमें खोजने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, और साथ लेना पड़ेगा। महिला आरक्षण के ऊपर भी हमें बहुत सही तरीके से, महिलाओं की भागीदारी के ऊपर भी, तो हम 85 से 92% भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज हम यहाँ भी देख रहे हैं महिलाओं की कितनी भागीदारी है। अगर हम सिर्फ इसी तरीके से इस पक्ष को छोड़ करके चलते गए तो ये भी बहुत जो पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच की लड़ाई है, उसी तरीके की लड़ाई ये खड़ी होने वाली है। तीसरी बात यह है कि अभी एक साथी भी यहाँ कह रहे थे कि राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाना चाहिए, इमोशन से नहीं। लेकिन मानव इतिहास ये बताता है कि राजनीति इमोशन से ही की गई है। आज तक पूरी राजनीति इमोशन से की गई है। अब उस इमोशन को रैशनली रिप्लेस करने की एक लंबी वामपंथ ने एक यात्रा तय की। जब तक हम प्रगतिशील संस्कृति डेवलप नहीं करेंगे, आज हम यहां बैठ करके रैशनली जो है प्रगतिशील बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं, गांवों में, घरों में जाते हैं, शादी ब्याह जो भी चीजें हो रही है, उन चीजों का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें आज यहां पर आना पड़ गया कि हमें मंदिर के सवाल पर जो है कि हम मंदिर में भागीदारी मांगेंगे। ये सही बात है, इसमें कोई गैरवाजिब बात नहीं कि हम मंदिर में भागीदारी मांगेंगे, वो रैशनल है। लेकिन क्या हम कोई एक रिप्लेसमेंट दे पा रहे हैं, कोई ऐसी संस्कृति दे पा रहे हैं जो बदले चीजों को, जो हमारे सामने ये अवसर दे, ऐसा विकल्प दे कि हम उस ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को तोड़ पाए, उन चीजों को छोड़ पाए, और वो जो सवर्ण पुरुष का राज है, ये राज्य सत्ता किसकी है हिंदुस्तान में? सवर्ण पुरुष की है। इस सवर्ण पुरुष के राज को आप किस कल्चर से तोड़ेंगे, वो कल्चर हमें लाने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हमारे सभी साथी यहाँ पे कह ही रहे हैं, तो उसमें चारों पिलर हमारे डेमोक्रेसी के शामिल हो, वकील, जुडिशरी आई रहा है, अकेडमिया, रिसर्च के लोग, लेखक उसमें शामिल हो, तो वो बड़े स्तर पे जागरूकता आए। ये सारी चर्चाएं यहाँ हो चुकी है। एक यहाँ पर बहुत जितने भी लोगों ने बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे साथी गद्दारी कर गए, हमारे साथी ये कर गए, हमारे साथी निकल गए, है ना। हमें उनको ये कह देने की बजाय या उन पे आरोप लगा करके छोड़ने की बजाय हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं मोटे तौर पे एक चीज समझ पाया कि अगर 50 बहुजन मिलकर के कोई लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई का कोई प्रतिफल मिलने का समय आता है, तो वो 4 या 5 लोगों के लिए होता है, या कई बार तो ये होता है एक व्यक्ति के लिए होता है। हमारे पास अवसर नहीं है। अब ये जो 50 लोग लड़ रहे हैं, उनमें से मिलेगा तो 1 या 2 व्यक्ति को,
वो एक या दो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हम पीछे से बैठ करके बोलेंगे उनको कि वो हमारे साथ गद्दारी कर गया। मुद्दों पे उनको बांध करके रखना जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।